देखिए, ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 30 है। कल के क्लास में क्या बताए थे? अनुच्छेद 20 बता दिए थे, 21 बताना है। हम इस क्या पढ़ा रहे हैं? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा है। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आपको देखने में ये वर्ड तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, मगर इस पर इतना विवाद है, इतना इसका केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर, और इसका अर्थ बहुत सारा निकलेगा। बात समझ रहे हैं? मगर मूल रूप से बातें जो लिखी हुई हैं, मूल रूप से समझ रहे हैं? तो इसमें आप देखिए, अब क्या बात है कि इसमें क्या क्या बातें फंसेंगी। देखिए, मूल रूप से तो लिखा गया, हम तो बताए भी थे कि ये बीज रूप में है। एक तो व्यक्ति ना, व्यक्ति फंसा कि क्या है व्यक्ति में, मतलब व्यक्ति में किसको किसको रखिएगा, तो वही बात बता रहे हैं ना। एक तो व्यक्ति, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, देख रहे हो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण अलग है और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि शरीर जो देह है ना, दैहिक मतलब देह, बॉडी, उसकी स्वतंत्रता, इधर आने जाने, घूमने फिरने, मतलब आपको कैद करना। बस समझ रहे हैं? यानी कि अरेस्टिंग वाला जो है, देह से संबंधित जो बातें हैं। प्राण यानी कि अंदर जो है प्राण समझ ही रहे हैं, और दैहिक मतलब देह समझना, ठीक। उसकी स्वतंत्रता केवल, अब देखना यहाँ टर्म, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक बात फंस गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये तीन बात फंस गया। बात समझ रहे हैं? तो व्यक्ति तो पहले भी बता चुके हैं ना, ये किसको किसको प्राप्त है? नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है ना। ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को, वही याद रखिएगा। क्या है? केवल नागरिकों का क्या प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30, 29, 30, ये केवल नागरिकों को, बकिया सब नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो ये कह रहा है अनुच्छेद कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब संविधान में तो मौलिक बातें लिखी हुई हैं, उसकी व्याख्या तरह तरह पर सुप्रीम कोर्ट पर करता है, आप भी समझ सकते हैं, और वही आपका क्वेश्चन बनता है। ये रटा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। अब प्राण तो समझ ही रहे हैं, दैहिक स्वतंत्रता समझ ही रहे हैं। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा, वो आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। इस तरह से तो समझ रहे हैं, उसके अंतर में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में मीनिंग क्या अर्थ आएगा। जैसे इसमें आ जाएगा आपका मनपसंद साथी चुनने का अधिकार, ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, सोने का अधिकार है। बात समझ रहे हैं? तो इस सब तरह से पूछा जा सकता है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही आएगा। अब इस सारी बातों को लिखे हुए नहीं है संविधान निर्माता, लिखिएगा तो बस एक तो सही बर है, ठीक, ये सब लिखते चलिए तो और बर हो जाएगा। एकांत रहने का भी है, हमारा देह है, हम चाहते हैं कि हम एकांत रहें, एकदम एकांतवास करिए, हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। बात समझ रहे हैं? तो उसकी चर्चा होगी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा। पहले समझते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बात समझ रहे हैं? और एक होता है विधि का सम्यक उचित प्रक्रिया। दो विचारधारा है, विधि का सम्यक या उचित प्रक्रिया। समझ रहे हैं? दो टर्म को समझिए पहले, तब ये बात समझ सकते हैं। इसी को प्राकृतिक न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत।
न्याय सिद्धांत। अब ये समझना टेक्निकल टर्म है, ये है क्या, ठीक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस अप्लाइड बाय लॉ, समझ रहे हो, प्रोसेस अप्लाइड बाय लॉ। मतलब प्रोसेस अप्लाइड बाय लॉ, ये आपका जापान से लिया गया है। क्या है? जापान में है। ये कहाँ है? जापान। और ये है अमेरिका में। ये कहाँ है? अमेरिका में। अब क्लियर हुआ बात? अब समझना है क्या, ठीक। टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा समझना। ये कहाँ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो एक दूसरा होता है कि विधि का सम्यक और उचित प्रक्रिया। तो देखो ये कहता है ना कि संसद यानी विधायिका जो विधि बनाई जाती है उसी के आधार पर न्यायपालिका निर्णय देगी। बात समझ रहे हैं? संसद यानी ये कह रहा है संसद यानी विधायिका जो विधि बनाएगी, जो विधि बनाएगी उसी के आधार पर न्यायपालिका निर्णय देगी। समझो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर मान कर चलिए, ठीक, कि संसद कोई कानून बनाती है और उस कानून में है कि आप इसके लिए दंड भी दे सकते हैं। ऐसे हम कल बताए थे कि ऐसे लिखा जाता है, इतना मतलब दंड, आर्थिक दंड, इतना कारावास, या दोनों, या मृत्युदंड, या कुछ और, उसमें रहता सब है, ठीक। तो अगर संसद कोई कानून में ये बातें लिखी हुई हैं, जैसे निर्भया वाला कांड में बलात्कार के लिए नहीं है तो नहीं दिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? अब संसद उसमें अमेंडमेंट करे तो न्यायपालिका दे सकती है, इस कथन के अनुसार। समझ रहे हैं? यानी कि जो कानून में है, ठीक, और जो उस विधि में है दंड, उसी पर न्यायपालिका अपना निर्णय देगी। ये कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझ गए कि जो कानून में लिखा हुआ है। तो ये बताओ, ये जजों के लिए अपना स्व विवेक कुछ है कि नहीं? समझ रहे हैं? जजों के लिए स्व विवेक तब मतलब क्या हुआ? हम जज हैं, कानून में लिखे हुए हैं, आप विधि दिए हैं, वही हम देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या है? नहीं है। तो ये चीज़ें जापान में चलती हैं कि जो कानून में है वो है, ठीक है, उसी के अनुसार आप किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन सकते हैं। उस मामले में कहा जा रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में, ठीक, जो विधि में है उसका अन्यथा नहीं। मगर अब तरह तरह पर इस पर भारत में केस भी हुए हैं कि क्या किया जाए। समझ रहे हैं बात को? तो विधि का सम्यक उचित प्रक्रिया यानी न्यायपालिका विधि के साथ साथ स्वविवेक तर्क का प्रयोग करके निर्णय लेती है। ये क्या कह रहा है? न्यायपालिका विधि के साथ साथ ठीक, स्वविवेक तर्क, अपना उस समय का तत्कालीन जो तर्क होगा ना का प्रयोग करके निर्णय लेती है। का प्रयोग करके निर्णय। कौन अच्छा लग रहा है आपको? ये वाला। ये यूएसए में है, भारत में ये है, ठीक। अब इस पर केस हुआ है, ठीक, कि हम लोग क्या अपनाएं। बात समझ रहे हैं
कि न्यायपालिका जैसे है, अब निर्भया वाला ही केस है, अब क्या कह रहा है कि आप दंड दे सकते हैं मृत्यु दंड तक रेयर एंड रेयरेस्ट केस मानकर, समझ रहे हैं वो है। अब उसमें अगर जज के स्वविवेक पर भी आधारित है, तो इस तरह से अगर ये छोड़ भी देते हैं ना तो भी दिक्कत हो जाएगा, न्यायपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ये भी दे नहीं सकते कि अगर डाउन हो जा रहा है, देखो संतुलन, ये अगर रखते हो तो विधायिका शक्तिशाली, न्यायपालिका का कोनो मतलब ना है। ये देते हो तो न्यायपालिका विधायिका का कोनो वैल्यू नहीं है। आप इसके लिए न्यायाधीशों में मोरालिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से उनको अपने कर्तव्यों का, मोरल का मतलब भगवान स्वरूप मानना चाहिए, इस तरह की विचारधारा होनी चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं, नीचे वाले सब होता है, आप भी जानते हो, है तो इंसान समझ रहे हैं बात को। तो इसको पालन करने के लिए तो टफ काम है ना जी, स्वविवेक पर आधारित है ना। तो अब क्या है कि भारत में जो है, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या हो जाएगा, लिखिए लो तो क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ संसद शक्तिशाली हो जाएगा, हाई करोगे तो क्या हो जाएगा, संसद शक्तिशाली, और यहाँ करोगे तो न्यायपालिका शक्तिशाली। पालिका शक्तिशाली हो जाएगा, देख रहे हो। अब आपको इसमें ये बनाना है, तो भारत में क्या है ना कि ये लिखा है गया है, मगर तरह तरह पर केस हुए हैं, उस केस को पढ़ेंगे। मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार केस है, बहुत सारा केस है, उसको पढ़ लेते हैं तब, ठीक। तो भारत में ये लागू है, अब ध्यान देना यहीं पे। अब इसके लिए केस है, भारत में जो है ना, भारत में ये इसके साथ साथ ना, इसके साथ साथ क्या है वही लिख देते हैं, विधि का सम्यक प्रक्रिया लागू है। भारत में विधि का सम्यक प्रक्रिया लागू है, कहीं लिखा नहीं गया है, मगर ये व्यवहारिकता में है, लिखा नहीं गया है, ये भी बात समझना, व्यवहारिकता में है, लिखा नहीं गया है। व्यवहारिकता में है, मतलब भारत में जो है विधि का सम्यक प्रक्रिया लागू है, कहीं लिखा नहीं गया है, ये आपके व्यवहारिकता में है, और तरह तरह से केस जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उससे ये है, समझ रहे हैं, क्लियर है। मतलब उस पर भी रोका गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप विधि का सम्यक उचित प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो किन किन मामलों में और क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप एकदम मनमाना हो गए, न्यायपालिका कुछ न्याय दे दिए, किसी को मृत्युदंड दे दिए, गुस्साए हैं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, आपके घर वाले को अगर कोई गुंडा मारा है, ठीक है, चाहे गाली दिया है, वो भेटा गया तो धोके उसको प्राणदंड दे दिए, इस तरह की बातें नहीं है। मतलब सबको समझ में आने चाहिए, न्यायपालिका पर भी अंकुश है, इधर भी अंकुश है, मतलब हाँ लागू है, मतलब यही तो कह रहे हैं, है तो लागू है इंडिया में, इंडिया में तो चलिए रहा है, ये तो लिखबे किया गया है, हाँ, मगर ये जो अमेरिका वाला लागू है व्यवहारिकता में है, और इस पर तरह तरह में केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस केसवा को पढ़ना है, ठीक। मिटा दे इसको, क्लियर हो गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि का सम्यक उचित प्रक्रिया क्या है ना, क्लियर है। अब देखो जैसे है ना, एक और आएगा, न्यायपालिका जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ हम बताएंगे कि जैसे मान कर चलिए दहेज प्रथा, ठीक, दहेज प्रथा बैन है, ठीक। तो एक होता है कि न्यायपालिका आपके मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले, आजकल ये बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो देखो
जैसे एक होता है PIL फाइल कीजिए, आपको पब्लिक पिटीशन एक्ट, जैसे दहेज प्रताड़ना का 3 है। जैसे हम दहेज लिए, आप दिए, मान कर चलिए, तो ले लिए दे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सुनना यहाँ, अगर केस कर दिए कोई तब हम फंस जाएंगे ना। चाहे कोई PIL फाइल कर देता है मेरे ऊपर, चाहे पब्लिक पिटीशन उसका है तो भी हो सकता है, मगर अगर हम दहेज ले रहे हैं, ठीक, चाहे दे रहे हैं, हम केस नहीं किए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट को चाहे कोर्ट को कोई सूचना मिल जाए और उस पर एक्शन ले ले, ये अभी तक भारत में अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है कि इसको बोलते हैं सक्रिय न्यायपालिका जो होता है, ठीक, कि केस भी मत कीजिए, न्यायपालिका खुद संज्ञान लेगी उस मैटर को। एक तो होता है केस करने पे ना, अब वो खुद संज्ञान ले रही है, मगर खुद के पास, न्यायपालिका के पास इतने न खुद के पेंडिंग केस हैं कि खुद का संज्ञान लेगी। बात समझ रहे हैं? 20-20 साल 25 साल उसी का केस चला, फिर भी अगर बहुत मतलब घटना दुर्दांत है तो न्यायपालिका स्वयं मतलब उस पर एथी ले लेगी, एक्शन ले लेगी। कोई PIL करे चाहे कोई केस करे चाहे ना करे, इस तरह के उदाहरण हम पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे न्यायपालिका, तो कि न्यायपालिका ने स्वयं उस पर इनिशिएटिव लिया है। क्लियर है? मिटा दें। तो अब इस पर केस देखिए। अच्छा, ये न्यायपालिका स्वयं लेने लगे तब देख, सोचिए इसमें क्या दिक्कत होगा, क्या ये होगा। तो कानून तो बहुत सारा बना हुआ है, जैसे मान कर चलिए दहेज प्रथा वाला है, न्यायपालिका लेने लगे तो बच जाइएगा, है 3 तलाक है, न्यायपालिका इनिशिएटिव लेने लगे, उसको मतलब कान में पड़ना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इस तरह की बातें। अब पहले इसमें देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में AK गोपाल केस। क्या हुआ? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में AK गोपाल केस। गोपालन है, हाँ गोपालन है पहला, AK गोपालन केस। क्या केस था ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट में ने जीवन जीने के अधिकार को सीमित व्याख्या की है। इसमें क्या की है? सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के अधिकार को, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के अधिकार को क्या है? सीमित व्याख्या की AK गोपालन केस में। तो क्या कहा जी? अनुच्छेद 21 है ना जी, अनुच्छेद 21 व्यक्ति का जीवित रहना, ठीक, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि अनुच्छेद आर्टिकल 21, अब देखो इसमें बात फंस जाएगा, व्यक्ति का जीवित रहना कहा गया। अब ध्यान देना, इसमें ये कहा गया कि राइट टू लाइफ है, जीवित व्यक्ति का जीवित रहने का अधिकार है। समझो ठीक से, इसमें राज्य जीवित रहने का अधिकार नहीं छीनेगा। अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं, राज्य जीवित रहने का अधिकार नहीं छीनेगा। हाँ, व्यक्ति का मतलब समझिए बात को, हम बताना क्या चाह रहे हैं। AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जीने का अधिकार को व्याख्या क्या, सीमित व्याख्या, कहा कि व्यक्ति का जीवित रहना जरूरी है। अब देखना ध्यान से, कैसे जीवित रहे? दुख में, सुख में, भूखे, बीमारी में, ये सब नहीं कहा। अगला केस में आएगा, मगर इसमें यही कहा कि सिर्फ जीवित रहिए। राज्य जो है आपको लाइव जीवित रहने का अधिकार से नहीं छीना जाएगा। कैसे जीवित रहिएगा इसकी में कुछ नहीं कहा। मतलब जीवन जीने का अधिकार में एक होता है ना कि गरिमापूर्ण जीवन जिए, कि ऐसे ही जिए,
बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे पूछते हैं, बताइएगा, मतलब इस धरती पे ना जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, प्यार या पैसा? देखो ध्यान से समझो, दोनों जरूरी है। मतलब जीवित रहने के लिए, मतलब टू लाइव, मतलब आपका जीवन जीवित रहे, मतलब आप चल फिर सके, खा सके, बीमारी हो तो ये है, इसके लिए पैसा जरूरी है। मगर टू लाइफ लिव है, इंजॉय के साथ जीवन जीने के लिए प्यार जरूरी है। लड़का इसी में बैठा रहता है, पहले ये करो तब वो, मतलब अगर आपके पास पैसा है, जीवित हो, मगर प्यार नहीं है ना, तो बस जीवित हो, ऐसे तो जानवरों जीवित है। अरे समझो बात को, प्यार कहने का मतलब लड़की से मत समझना, ठीक है? प्यार कहने का मतलब कि आप में मन में एक इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, किसी के प्रति, चाहे एक उद्देश्य होना चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर आपको खाना पीना मिल जाए मगर जीवन निरा उद्देश्य हो जाए, वो मौत से ज़्यादा बदतर हो जाएगा। मगर आपके प्यार है मगर आपके पास खाना नहीं है, बीमारी से ग्रसित हो, वो भी मौत से ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो जीवन इस धरती पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, मतलब टू लिव, टू लाइव कह रहे हैं, उसके लिए पैसा मतलब चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, ठीक? और टू इंजॉय द लाइफ, लिव द लाइफ, समझ रहे हो, एकदम आनंद से, उसके लिए प्यार जरूरी है, अनुराग जरूरी है। तो दोनों जरूरी है, मगर पहले ये और दूसरे में ये पकड़ने चलते हो आप लोग, पहले वो और दूसरा में ये, तो ना वो मिलता है ना ये मिलता है। अरे आप नहीं समझ रहे हो, नहीं होता है, ठीक है? आप ये बताओ ना, मौर्य वाला केसों में देख लो, हम क्या कहें, ठीक है? अभी तो मन का बिगड़ा है, समझ रहे हो? ये जो ज्योति मौर्य है ना, ये मन का बिगड़ा है, ठीक है? पैसा तो हो गया है, बस यह है कि अब पति है तो अब खराब लग रहा है। मगर आज देखिए, न्यायालय उनका कुछ नहीं कर सकता, ज्योति मौर्य का न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, मगर समाज में तो वो है, समाज के नज़र से गिर गया, समाज से हट गया, मतलब समाज ने निर्णय दे चुका है, भले न्यायालय कुछ कहे, ठीक? वो इतना हिम्मत से कहे है क्योंकि जानती है, कानून वो खाली पढ़ी हुई है, वो जानती है कि कानूनन हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हिम्मत है, अब पैसा है, ये है, ठीक? हाँ, कोई बात नहीं, हम ये बता रहे हैं कि दोनों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि बस जीवित रहना है अधिकार आपका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय बदलता है, मत समझना कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकता है। तो इस केस में कहा कि केवल व्यक्ति को जीवित रहना है, सीमित व्याख्या किया, कैसे जीवित रहे हैं ऐसे नहीं, बस है। देखिए, कैसे जीवित हैं इसकी नहीं, ये तो गलत बात है। बस जीना है तो बस तो कुत्ते भी जी सकते हैं ना, गरीबी में चाहे अमीरी में कोई जी सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग लाइफ क्या है, बात समझ रहे हो, वो देखना होता है ना। आगे के केस में आएगा। अब दूसरा केस हुआ मेनका गांधी केस, भारत संघ, ठीक? दूसरा केस क्या है? हाई है मेनका गांधी। कौन है मेनका गांधी? हाँ, मेनका गांधी, ये केस की थी भारतीय संघ पर, भारत संघ, भारत सरकार पर। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1978 में इसमें आया। इनका क्या था ना कि दैहिक स्वतंत्रता का मामला आया ना। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? देह को ना। तो इसमें है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार जो जोड़ा गया 19 में, इसी के के बाद कि ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है कि हम विदेश की यात्रा करें, ठीक? तो इसमें दो बात आ गया कि विदेश यात्रा का, अभी पीछे बताए थे हम, बताए थे ना, विदेश यात्रा का अधिकार 19 में बताए थे। विदेश यात्रा का कहाँ बताए थे? 19 में भी है। और दूसरा इसमें यह कहा गया कि विदेश यात्रा में कि जो व्यक्ति अब वही बात नहीं बता रहे थे
कि जो विधि व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वंचन करती है ना, या उसे कम करती है, तो वो तर्क संगत और न्यायपूर्ण होना चाहिए। मतलब अपने मन से नहीं, यही बात आप पीछे बता रहे थे कि ऐसे नहीं, कि तर्क संगत होना चाहिए कि जो विधि ऐसा कोई आपका कर रही है तो किस कारण से रोक रहे हैं, तर्क संगत होना चाहिए। जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, अगर ऐसा कोई विधि बना रहे हैं जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वंचन भी करती है, चाहे इसमें कमी भी करती है, तो वो तर्क संगत होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू है, इसी से निकल के आ जाता है ना। देखो यहीं पे हम बता रहे थे ना कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू है, तो कहाँ से आ गया ये? मेनका गांधी वाला से। जो विधि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वंचन या कमी भी करती है तो वह क्या होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। इसी नहीं, मतलब तर्क संगत बुझाए कि काहे, और न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में क्या कहा? ये कहा, तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि भारत में सम्यक विधि का सम्यक प्रक्रिया लागू है कि नहीं है? यहीं से निकल के आ गया ना अर्थ। देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि भारत में हाँ विधि का सम्यक प्रक्रिया लागू है। इसीलिए ना कह रहा है, अगर प्राण और दैहिक, देखिए है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वंचन और कमी करती है तो तर्क संगत होनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक्सेप्ट कर लिया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया होगी। क्या बताए थे सम्यक प्रक्रिया में? कि विधि से हो अपना तर्क संगत भी होना चाहिए, ठीक। और यहां कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। क्या कहा गया यहां कहा गया कैसे जीवित रहे वो नहीं, अब यहां गरिमापूर्ण जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, यहां जीवित रहना नहीं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है आपका, तो बस जीवित रहिए, वैसे नहीं, आप गरिमापूर्ण सम्मान तरीका से जीवित रहिए। गरिमा आपको समझाए थे कि गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है। अंग्रेजों ने हम लोग को जो जीवित रखे मगर गरिमा नहीं था, मानव की डिग्निटी नहीं थी। बात समझ रहे हैं? ये दिक्कत था। आप ना एक समय आता है, आप देखोगे ना जीवन में जब गरिमा, कि आपको लगने लगेगा ना कि मौत बेहतर है इस गरिमापूर्ण जिंदगी अगर नहीं मिला तो। एक समय पर आप सोचोगे कि इससे अच्छा मर जाते हैं अगर इतना बेइज्जती, इतना अपमान और इतना ये सहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी रोजी रोटी करने जाओगे ना तो उसमें आपको धुतकारा जाए, बोला जाए, बिना मतलब का बोला जाए या कंटिन्यूअस बोला जाए, ठीक, केवल इसलिए कि आप वो बॉस है, आप उसके जूनियर हैं, तो आपको लगने लगेगा कि इससे अच्छा मर जाना ठीक है। अब बहुत लोग देखिएगा सुसाइड करते हैं तो वही है होता है। तो भारत में ये कहा गया है कि आपका जीवन है, बस जीवित रहना नहीं है, आपको एक गरिमापूर्ण जीवन। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? तो सरकार इसके लिए नीति निर्देशक तत्व जो होंगे वो यथासंभव लागू होगा। अगर भारत को प्रोग्रेस पर करना है ना, तो नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें लिखी हुई ना, उसको आप न्यायालय में जवाबदेह कर दीजिए। एकदम खुशहाल लोग रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आई जितना नौकरी वोकरी का बवाल है ना, सब खत्म, खाली उसको न्यायालय में, न्यायालय द्वारा लागू करवा दीजिए। उस समय लोग चाहते थे कि रखा जाए, मगर उतने संसाधन नहीं थे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि लोगों ने कहा कि ये राज्य की मर्जी पर छोड़ देते हैं,
मगर मांग ये होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल हो। सारा प्रॉब्लम है खत्म, मगर ये लोग नेता लोग करेगा नहीं। समझ रहे हो? मतलब राज्य का वो कर्तव्य है कि यहाँ के नागरिकों को क्या क्या दे। समझ रहे हैं? अगर आप टैक्स दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, तो राज्य भी तो आपके लिए कुछ करे। तो वहाँ इन्फोर्सेबल है ये नहीं है, वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो जीवन जीने का अधिकार, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब देखिए और केस है, मिटा दें, मिटा दें इसको। अब आ गया है, हाँ क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, अब बात फंसा कि क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है? कहा अगर जीवन जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार शामिल है क्या? हेडलाइन ये दीजिए, इस पर भी केस हुआ। हई दूगो केस याद रखोगे, किसके लिए? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ना, दैहिक स्वतंत्रता, दूगो केस। और लिखिए, जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार है? जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। समझ रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार। ठीक, तो एक इसके लिए एक केस हुआ। वो क्या केस था देख रहे हो? क्या केस था? श्रीपति दुर्बल केस वर्सेस महाराज संघ। ठीक है, अरुणा साहनी वाला आएगा इसके बाद है। ठीक, बहुत सारा केस है। लिखिए, श्रीपति दुर्बल केस। श्रीपति दुर्बल केस, इसको महाराष्ट्र केस भी कहते हैं, महाराष्ट्र केस। ठीक, महाराष्ट्र केस 1987। ठीक, अब देखिए बात को समझिएगा। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि जीवन, सुप्रीम कोर्ट ने, है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। मतलब ये कौन सा केस है? श्रीपति दुर्बल केस या महाराष्ट्र केस में पूछ देगा डायरेक्ट कि किसमें कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि जीवन जीने का अधिकार में मरने का है। मगर आईपीसी 309 ये असंवैधानिक है, आत्महत्या अपराध है। यहाँ बात फंसेगा। आईपीसी कितना? 309 में क्या है? अपराध है, मतलब सुसाइड अपराध है 309 के अनुसार। ठीक, अब इसके लिए दूसरा केस होगा, पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ। दूसरा केस क्या होगा? इसी में बात फंस गया ना। पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ। इसमें भी लोग केस किया कि ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है और यहाँ फिर बदला गया, तो जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। है लीजिए, ये क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट बदलता है, सुप्रीम कोर्ट भी बदलता है, भगवान मत मान लेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहा, ये देखिए 1987 में कहा ना, ये कह दिया 1994 में, 1994 में। कितना साल बाद बदला गया? जीवन
जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल का है, नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि नहीं है, जीवन जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। दूगो केस हो गया। अब तीसरा एगो आया यूथेसिया, इच्छा मृत्यु। इस पर का केस देखिए, यूथेसिया के मामले में, यूथेसिया इच्छा मृत्यु हो गया। हाँ देखिए, ये दो केस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक था, एक महिला थी, क्या नाम था वो महिला का जी? अरुणा सागवान था शायद, नहीं उस, हाँ ये केस की थी, ठीक, अरुणा सानवाग केस। इसी केस के यूथेसिया में जो आया अरुणा सागवान केस, क्या नाम था? सानवाल, हाँ सानवाग, हाँ ये केस याद रखना, ये VVI केस है जी। अरुणा सानवाग, सानवाग नाम है ना, अरुणा सागवान वाग केस, सानवाग। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पैसिव यूथेसिया है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। इसमें क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अगर दिक्कत है तो पैसिव यूथेसिया, यानी किसी को अगर, देखो एक्टिव यूथेसिया क्या है, पैसिव यूथेसिया क्या है, समझिएगा थोड़ा ठीक से, कि अगर किसी का जीवन एकदम नीरस हो गया है, मतलब ऐसे कोई लाइलाज बीमारी से है, जूझ रहा है, जिसको मतलब ये महिला थी, बहुत दिन से थी, 30-35 साल वो कोमे में थी, ठीक, मतलब ऐसा ही कुछ था अरुणा सागवान वाला, ठीक। तो मतलब अगर कोई नहीं है और बीमारी ठीक होने का नहीं है, ठीक, तो एक्टिव पैस यह है कि उसको जहर दे दीजिए, मतलब अगर जीवन उसका दयनीय हो गया, जैसे आप मुन्ना भाई MBBS में नहीं देखे थे वो सही। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं दे सकते, आप ना उसको अगर मारना है तो जिस चीज़ पर वो जीवित है, जैसे वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन, उसको हटा दीजिए, तो ये है पैसिव, और किसी को जहर दे दीजिए चाहे ये दे दीजिए, वो है एक्टिव। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कहा कि पैसिव यूथेसिया है अरुणा सागवान केस में, ठीक। ये पूछता है कि ये महिला जो पीड़ित थी ना, अरुणा सानवाग थी, इसमें केस जो डाली हुई थी महिला, उसका पूछता है, पिंकी वीरानी पत्रकार थी, ये केस कौन किया था? ये तो खुद अरुणा सागवान वही पीड़ित व्यक्ति है। पिंकी, क्या नाम है इसका? पिंकी, हाँ वीरानी पत्रकार है ये। केसवा पूछता है अरुणा सानवाग केस का में ये किया गया था। देखिए अरुणा सागवान जो थी ना, वो जैसे 1973 में, ये अरुणा सागवान के बारे में जान लो, 1973 में इन पर रेप अटेम्प्ट हुआ था। मतलब 1973 में अरुणा सानवाग पर रेप अटेम्प्ट हुआ था, और उस समय से लेके ये लगभग 2015 तक कोमा में थी। 2015 तक ये कोमा में थी। तो इन्हीं को कहा गया कि आप ले सकते हैं कोमा में। तो लगभग कितना हो गया जी? 42 साल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 साल। यानी 42 साल कोई महिला रेप अटेम्प्ट के वजह से कोमा में थी।
ये वाला केस था अरुणा सान वाघ। घटाओ ना, कितना हो जाएगा है 42 साल। अब समझिए कितना बड़ा समय होता है। और उस समय से व्यक्ति कोई कोमा में है, आजीवित है, 42 साल अरुणा सान वाघ, ये था मामला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप इनको पैसिव दे सकते हैं, ठीक। अब जो अटेम्प्ट किए थे वो भी नहीं रहे थे जीवित, 73 कहाँ 15, समझ रहे हैं। डालने वाली केस पिंकी वीरानी पत्रकार थी, ठीक, क्लियर है। और सब विश्व में कहीं है जो एक्टिव यूरेथेसिया है, जैसे यूएसए में है, ठीक, बेल्जियम में है, नीदरलैंड में है, बहुत सारे में है, एक्टिव है, ठीक। हो गया, पिटा दें। 2 और केसवा है, ठीक, ऊपर वाला अरुणा, क्लियर हुआ, देखना ठीक से। हाई 1 लाइनर में डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक, अरुणा सान वाघ वाला। हाँ, एक है कॉमन कॉज केस 2018, कॉमन कॉज केस, ये एक सोसाइटी है। अब देखिए ये क्या बोला है सोसाइटी वाले लोग कि क्या, सुनिए, सम्मान सहित मरने का अधिकार है। सम्मान सहित मरने का अधिकार आत्महत्या नहीं है। इसमें कहा गया कि सम्मान सहित मरने का अधिकार। अरे आप जैसे देखो, जान रहे हो जैसे कि युद्ध है, जान रहे हो कि उसके पास टैंक वैंक है, नहीं समझ रहे हैं, आप उसके बाद जा रहे हो तो मरोगे तो ना। वहाँ भी अगर जा रहे हो युद्ध के क्षेत्र में, जान रहे हो कि हमारे पास एक है, जैसे बॉर्डर पिक्चर में था, वहाँ पे सेना में है, रुके हुए हो, चाहे कहीं ऐसा है जो जान रहे हो कि इस युद्ध में चाहे इस जगह जाने से हमारी मृत्यु तय है, मगर इसके विपरीत हमको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, तो क्या ये आत्महत्या है? नहीं। सम्मान सहित मरने का अधिकार आत्महत्या नहीं है। ये भी कहा कॉमन, देख रहे हो कितना अच्छा बात है। सम्मान सहित मरने का अधिकार क्या है? आत्महत्या नहीं है। नहीं बुझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? ये आत्महत्या नहीं है, आपका चॉइस है, ठीक है। अगर सेने में हैं, बात का समझिए। अब हमारे पास है कि मान लीजिए बॉर्डर पिक्चर का उदाहरण नहीं दे रहे थे कि उधर से लेकर आए थे लोंगेवाला पर 120 ना, उधर टैंक वैंक लेकर आ गए थे। एक अनुमान दिख रहा है कि उधर 120 टैंक वैंक लेकर आए हैं, हम लोग 120 आदमी हैं। मर तो जाएंगे मगर लड़ के मरेंगे, ये हमारा सम्मान के साथ मरेंगे, तो ये हमारा डिसीजन है। अगर कहीं मान कर चलिए कोई घटना हो रहा है, ट्रेन में मान लीजिए कहीं भी आतंकवादी हमला हुआ, चाहे कहीं भी हुआ, आप उसको जा रहे हो बचाने, ठीक, आपको पता है कि अगर हम गए तो हमको भी मारेगा, हमारा मृत्यु तय है, तो इसको आत्महत्या मानिएगा? तो इस सम्मान सहित मरने का अधिकार जो है आत्महत्या नहीं है। ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉमन कॉज केस में। समझ रहे हैं बात को? ऐसे बात है कि ट्रेन में, बस में, कहीं भी अगर आतंकवादी हमला हो रहा है, किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रहा है, गुंडे छेड़ रहे हैं और उसमें आप जाकर उनसे युद्ध करते हो, अब उसके लिए पुलिस तो तत्काल एक्शन करोगे नहीं, तो आपको हो सकता है कि मार दें, उनके पास हथियार है, तो वो आत्महत्या में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का बात हो रहा है ना, तो एक और केस हुआ, सब केस देखना पड़ेगा। देखो, समलैंगिकता वाला मामला, ठीक, समलैंगिकता
समलैंगिकता वाला मामला क्या है कि अगर हमारा दैहिक स्वतंत्रता है तो इसमें तो हो सकता है कि हम कर सकते हैं, समलैंगिक में विवाह कर सकते हैं हम, एक जाति में विवाह कर, एक जाति समझ रहे हो ना, पुरुष पुरुष महिला महिला, ये समलैंगिकता है, विवाह कर सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा तक केस इंडिया में आ रहा है, अब बहुत सारे कंट्री दे रहे हैं, ठीक, कि आपकी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये सारा खेला है कि आपका ये मौलिक अधिकार है। समझ रहे हैं बात को? उसी के इर्द गिर्द तो इसमें नवजोत सिंह जौहर केस 2018, क्या केस था ये? नवजोत सिंह जौहर केस 2018। नवजोत सिंह जौहर केस 2018, ये सब मोदी जी वाला है, ठीक, 2018। इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट कहा कि समलैंगिकता वैध है, जिस पर नहीं हुआ था कि आईपीसी 377 हट गया है, वही वाला सुप्रीम कोर्ट क्या कहा इसमें? समलैंगिकता वैध है, जबकि ये अवैध था आईपीसी 377 में, ये अवैध था, तो इसको हटा दिया गया। 377 चर्चा नहीं हो रहा था, गए थे एथी हटाने, अरे जब जम्मू कश्मीर से ये हटने वाला था, कितना को था है 370 हटाने, तो मीम भी बन रहा था कि गए थे मोदी जी 370 हटाने, हटा के आ गए 377। समझ रहे हो? तो उस आईपीसी 377 में था कि ये अवैध था, मतलब अप्राकृतिक संबंध था, ये पुरुष पुरुष महिला महिला, ठीक, ये अप्राकृतिक था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका ये दैहिक स्वतंत्रता है, आप कर सकते हो, मतलब वर्तमान में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? बट होना चाहिए, मगर हाँ, सुनो बात को, नहीं दूसरा देखो, हमारा जो इस पर विचार है कि समलैंगिकता 377 जो है, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि होना चाहिए, तो सही बात है, मोरालिटी के हिसाब से, स्वतंत्रता के हिसाब से उस व्यक्ति का इच्छा है, होना चाहिए। मगर हमारे मौलिक अधिकार में बहुत सारा है, तो जब ये होना चाहिए ना, तो मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए। हम अपना मौलिक अधिकार त्याग भी सकते हैं, जैसे अस्पृश्यता वाला बताए थे कि हम अपना त्याग सकते हैं, तो जब ये दे रहे हैं तो भी दीजिए। तो चूंकि वहाँ आप तो कह रहे हो कि मतलब समाज कल्याण के लिए दे रहे हैं, और यहाँ आप व्यक्तिगत हो जा रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी मिले। जब ये मिला है तो समलैंगिकता मिला हुआ है, तो हम अब पैसे भी यूथेसिया ही क्यों? अगर हमारा जीवन जीने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले केस में खुद कहा है कि है आपका मरने का अधिकार, मगर आईपीसी की धारा का हवाला देते हुए बंद हो, कहा कि दूसरे केस में महाराष्ट्र वाले में कहा कि नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? तो अगर ये अधिकार है आपका दैहिक स्वतंत्रता, तो वो भी अधिकार है, तो वहाँ किस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है कि समाज के लिए दे रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो ये धीरे धीरे रिफॉर्म होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मगर अगर स्वतंत्रता की बात की जाए, तो ये आपकी उचित है कि आप जिसे अपना पार्टनर चुनना चाहो वो चुन सकते हो, मगर प्राकृतिक अप्राकृतिक और विश्व को ध्यान में रखते हुए हटाया जाना चाहिए। इस हिसाब से तो अगर सारे पुरुष पुरुष करने लगे, महिला महिला करने लगे शादी, तो सृष्टि नहीं चलेगा, ठीक। तो उस हिसाब से तो भ्रूण हत्या पर रोक क्यों लगाए हैं आप? महिलाओं को मारने पर तो उसको तो हवाला दिया जाता है कि इसके लिए सृष्टि विनाश में चला जाएगा। सृष्टि विनाश में अगर महिलाएं ना हो इस धरती पे, तो सृष्टि खत्म ना। तो ये भी तो यहाँ भी तो हो सकता है कि पुरुष पुरुष शादी करने लगे, महिला महिला शादी करने लगे, तो भी सृष्टि खत्म है। तो उधर भ्रूण हत्या पर अपराध है, इधर ये है, बहुत कंट्राडिक्शन है, ठीक है। धीरे धीरे घबराने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म होगा, समझ रहे हो। अब
एक है विवाहोत्तर संबंध, जोसेफ साइना केस। क्या है? जोसेफ साइना केस। तीसरा लिख लीजिए, जोसेफ साइना केस 2018। जोसेफ साइना केस 2018। देख रहे हैं जोसेफ साइना केस। ये केस क्या कह रहा है कि व्यभिचार या विवाहोत्तर संबंध वैध ठहराया। और देखिए केसवा का नाम याद रखना। व्यभिचार जो है ना, अभी मौर्या निकल रही है, इसी से निकल रही है। विवाह उत्तर, अगर आपका शादी विवाह है, ठीक, महिला या पुरुष दोनों तरफ से, तो पहले क्या था कि महिला पर आरोप लगता था, अपराध माना जाता था, चाहे पुरुष पर। तो ये कहा कि नहीं, अगर शादीशुदा है, अगर गैर पुरुष या महिला से आप संबंध रखते हैं शारीरिक तौर पे, तो वो वैध है। जबकि ये राजी हो तो कोई तो राजी होगा नहीं, मगर ये अपराध नहीं है, वो तलाक का आधार बन सकता है। तो मौर्या जी काहे निकल रही हैं कि ये केसवा जो है ना, ठीक, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मनीष दुबे से है, पहले ये था कि अपराध में आता था ना, चाहे पुरुष चाहे महिला ना, तो वो अपराध में नहीं आएगा, ये तलाक का आधार बन जा रहा है। इसलिए देखिएगा मनीष दुबे शैतान, वो जानता है, इसलिए वो नहीं बोल रहा है, सामने से खारिज नहीं कर रहा है कि नहीं हमारा संबंध नहीं है। ये भी ये नहीं कह रही है कि जो आरोप ये लगाए हैं हम मनीष दुबे के साथ, वो गलत आरोप लगाए हैं। कभी नहीं बोली है। इतना मीडिया में सुने होंगे, देखे हैं का, वो भी नहीं अस्वीकार किया है, ये भी नहीं। जानता है कि ये तलाक का आधार है, मगर लुट तो गया है पढ़ा लिखा कर। इसीलिए लोग कह रहा है कि हीरा ठाकुर नहीं बनना है। कुछ नहीं होगा इसका, समझ रहे हो? तलाक का आधार है, विवाहोत्तर संबंध है, जोसेफ साइना केस के अंतर्गत कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर जनता चाहे, समाज चाहे, इसको लड़ाइए एमपी, ठीक, आगे बने, जब सलूट करेगी तब पता चलेगा कि हाँ, जनता का अस्वीकार करना और लोगों का भारतीय समाज और भारतीय प्रतिनिधि आज भी उसी के है। पूरा सेंटिमेंट तो इधर है, कुछ है जो मुँह ठूठी कर रहा है, वकील सब है, मगर पूरा समाज जो है भारतीय, ये आलोक मौर्या के ही पक्ष में। आप देख लीजिएगा, महिलाएं अथवा पुरुष दोनों भी। जिसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है ना, वही जा रहा है, और नहीं तो बस बोलने के लिए बोल दे रहा है, मगर उसको भी पता है गलत है, कुछ है, और वो पॉलिटिकल आदमी है। ठीक, क्लियर है? तो ये विवाहोत्तर 397 समाप्त। ये आईपीसी का कहा विवाहोत्तर संबंध वैध है, जोसेफ साइना केस। संबंध वैध है। ये कितना था आईपीसी के? आईपीसी कितना में था ये? 497 को हटा दिया गया। 497 आईपीसी 497 में ये था, इसको हटा दिए ना। ये किसके तहत हटा रहे हैं सब? हम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं हम। यहाँ इस केसवा का पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा रहे हैं इसलिए। अब एक और लिख लीजिए 5 मिनट, ठीक, आप कि मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आएगा काका, तो ये कंप्लीट हो जाएगा कि रहने दें? रहने देते हैं, कल है चर्चा कर लेंगे ना। कल इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा ना। रहने देते